हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है धातु और अधातु, है ना, इसको पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है अगर परीक्षा की दृष्टिकोण से देखें तो। धातु और अधातु जो है, इसको ठीक से समझने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब बताइए, तत्व जो है ना, तत्व जो है ये 118 है ना। किसी किसी किताब में 114 भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसकी संख्या 118 है। तत्व जो है 118 है। जैसे आप लोग पीरियोडिक टेबल अगर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि 118 तत्व है, और जो है कि उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु के रूप में। ठीक है, तो तत्व कितना है? कुल 118। तो इस तरह से अगर देखें तो ये तत्व को हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं, है ना। तत्व को जो है हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक हो गया अपने लोगों का धातु, जिसको मेटल बोलते हैं। एक हो गया धातु, और एक हो गया अधातु। और एक हो गया उपधातु। एक होता है उपधातु। ये 3 पार्ट हो गया, मतलब 118 जो तत्व है इसको 3 भागों में बांट दिए, धातु, अधातु और उपधातु। अब ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो है संख्या धातुओं का है, मतलब 2/3 से ज्यादा जो है वो धातु है। मतलब 118 तत्व है ना, उसमें उसका जो 2/3 से अधिक है वो धातु की संख्या है, मतलब धातु ज्यादा है, अधातु कम है। और उपधातु का तो संख्या फिक्स है। ये आपको याद रखना है कि उपधातु जो है कुल 7 है, इसका संख्या एकदम फिक्स है। ये परीक्षा में आपसे पूछेगा भी कि उपधातु की कुल संख्या कितना होता है, तो 7 होता है। लेकिन धातु और अधातु की जो संख्या है ये आपसे परीक्षा में नहीं पूछेगा, क्योंकि आप अगर अलग अलग किताब पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटा मिलेगा। तो लेकिन जो आपकी किताबों में लिखा था कि धातु की संख्या जो है तकरीबन 92 के आसपास है, और अधातु की संख्या जो है ये 22 है। जबकि कई किताब में लिखा हुआ है कि धातु जो है ये 93 है, और 18 गो जो है अधातु है, और 7 गो उपधातु है। कुछ किताब में इस तरह का डाटा लिखा हुआ है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी है, बात समझे ना। तो इसलिए ये प्रश्न जो है आपके परीक्षा में बिल्कुल नहीं बनेगा कि धातु और अधातु की संख्या कितना कितना है। ये केवल आप अपने दिमाग में ये है ना, मतलब आपका बैठ जाना चाहिए कि हाँ भाई, तत्व जो 118 है उसमें धातु की संख्या ज्यादा है, और अधातु की संख्या जो है वो बहुत कम है, और उपधातु की संख्या तो फिक्स है कि ये उपधातु 7 है। क्लियर? अब ये देखिए, ये जो धातु है ये धातु किसे कहते हैं, ये धातु क्या होता है। तो इसका अगर परिभाषा पूछे तो वैसा तत्व, है ना, वैसा तत्व जो उष्मा एवं विद्युत का, उष्मा एवं विद्युत का सुचालक हो, तथा जिनमें आघातवर्धता आघातवर्धता एवं तन्यता का गुण हो, उसे धातु कहते हैं। उसे धातु कहते हैं।
ये परिभाषा आप लिख सकते हैं ना, कि वैसा तत्व जो उष्मा एवं विद्युत का सुचालक हो और जिसमें आघातवर्धता एवं तन्यता का गुण हो। आप इसका दूसरा परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि वैसा तत्व जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे धातु कहते हैं, या वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको धातु कहते हैं। मतलब धातु का जो गुणधर्म है, जो इसकी क्वालिटी है, 2-4 आप बता दीजिए और लिख दीजिए कि उसे धातु कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है कह दिए, आघातवर्धता तन्यता का गुण होता है तो लिख दिए। अब इसमें धातु में चूंकि एक विशेष प्रकार का चमक होता है तो वो भी सेट कर देंगे कि वैसा तत्व जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होता है उसे धातु कहते हैं। तो धातु की कई सारे गुणधर्म है जो कि हम लोग इसी है ना वीडियो में अभी आगे जानेंगे। यहां पर देखिए धातु वैसा तत्व जो उष्मा और विद्युत का सुचालक हो। उष्मा का सुचालक का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ये कोई एक तत्व है, अगर उष्मा का मतलब होता है हीट, अगर इस वाले पार्ट को हीट किया जाए यानी गर्म किया जाए और ऑटोमेटिक ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक पूरा जो है ना, यहां से लेके यहां तक जो है गर्मी यहां तक पहुंच जाए, ये पूरा गर्म हो जाए, तो इसका मतलब हुआ कि ये उष्मा का सुचालक है। जैसे लोहा धातु होता है और मान लो कि ये लोहा है, तो लोहा को अगर आप यहां पर गर्म करोगे तो आप देखोगे कि वो पूरा भाग जो है लोहा का गर्म हो जाता है। इसका मतलब है कि लोहा जो है वह उष्मा का सुचालक होता है। अगर हम लकड़ी ले लें, है ना, मान लो ये लकड़ी है, ये वाला लोहा था और ये वाला मान लेते हैं कि लकड़ी है। अब इस लकड़ी का इस वाले भाग को यदि आप गर्म करोगे तो इधर जो है उष्मा आएगा ही नहीं, इधर हीट होगा ही नहीं, है ना, तो ये उष्मा का सुचालक नहीं हुआ। लेकिन ये लोहा जो है इसको अगर एक भाग में आप गर्म करोगे तो इसका जो गर्मी है, हीट है, वो पूरे में फैल जाएगा, तो ये उष्मा का सुचालक हुआ और ये उष्मा का सुचालक नहीं हुआ। तो ये होता है ना। और कहता है क्या विद्युत का भी सुचालक होता है। ये विद्युत का मतलब हुआ कि जैसे ये लोहा धातु है, इसमें अगर आप विद्युत देते हो यानी करंट देते हो, बिजली दोगे, तो इस पार्ट में अगर आप नंगा तार यहाँ सटाएंगे ना, इसमें अगर लाइन दोगे तो इस पार्ट को कहीं भी आप छुओगे ना तो आपको करंट लग जाएगा। इसका मतलब है कि ये विद्युत का सुचालक है, इसमें करंट जो है एक भाग में देने से पूरे भाग में फैल जाएगा। ये धातुओं में ऐसा होता है। लेकिन वहीं अगर लकड़ी की बात करें या प्लास्टिक की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप करंट सटाओगे लकड़ी में तो करंट इसी जगह पर रहेगा, इधर नहीं फैलेगा। इसका मतलब है कि ये विद्युत का सुचालक है, सुचालक नहीं है। तो धातु का ये नेचर होता है कि धातु उष्मा का भी सुचालक होता है और जो है विद्युत का भी सुचालक होता है। साथ ही साथ जो है धातु में आघातवर्धता और तन्यता का गुण होता है। अब कहोगे कि सर आघातवर्धता क्या होता है? आघातवर्धता का मतलब है, मान लीजिए कि आपके पास ये लोहा है, अब इस लोहा को आप हथौड़ा से पीट पीट करके इस तरह का एकदम पतला चादर बना दोगे, है ना, तो ये गुण जो है धातु में ही होता है। आप लोहा को, एल्युमिनियम को इस तरह से पीट करके आप चौड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो अधातु है जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन गैस है, उसको आप पीट करके इस तरह चादर बना सकोगे? नहीं। तो जब किसी धातु को हथौड़ा से पीट कर पतला चादर के तरह बना दिया जाता है तो इसी गुण को आघातवर्धता कहा जाता है। और ये वाला जो गुण है ना, ये केवल धातु में ही होता है, ये वाला गुण अधातु में नहीं होता है। और दूसरा कहता है कि जिसमें तन्यता का गुण हो। तन्यता का मतलब हुआ कि जो धातु है ना, ये मान लीजिए धातु है, तो इस धातु को खींच कर पतला तार बना दो तो इसको हम लोग तन्यता कहते हैं। जैसे लगता है ना एल्युमिनियम का जो बिजली का तार होता है उसको खींच करके जो है तार है ना बनाया जाता है, कॉपर का तार होता है, तांबा का होता है, ठीक है, तो सोना का तार होता है। तो जब किसी धातु को हम लोग खींच कर है ना तार के रूप में खींच देते हैं तो उसको बोलते हैं, इस गुण को बोला जाता है तन्यता, जो कि अधातु में ऐसा नहीं होता है। अधातु को आप तार के रूप में नहीं खींच सकते, ठीक है। तो इस तरह से ये चारों पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि धातु जो है
ये उष्मा का भी सुचालक होता है और विद्युत का भी सुचालक होता है। साथ ही साथ धातु में आघातवर्धता और तन्यता का गुण होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। अगर अधातु का परिभाषा पूछे तो इसका विपरीत आप लिख दीजिए, है ना। इसका जो है विपरीत आप लिख सकते हैं, अधातु वाला में इसका विपरीत आप लिख सकते हैं कि वैसा तत्व जो उष्मा एवं विद्युत का ये सुचालक है, तो ये कुचालक होगा, कुचालक हो, तथा जिनमें आघातवर्धता एवं तन्यता का गुण नहीं हो, ठीक है, नहीं हो, उसे अधातु कहते हैं। ये परिभाषा आप इसमें लिख सकते हो कि वैसा तत्व जो उष्मा एवं विद्युत का कुचालक हो। मतलब अधातु जो है ना, इसको अगर आप एक भाग हीट करोगे तो सभी भाग में वो गर्मी नहीं पहुंचेगा, हीट नहीं होगा। और करंट भी अगर एक पार्ट में लगाओगे तो पूरा पार्ट में करंट नहीं जाएगा। तो ये विद्युत का और उष्मा का कुचालक होता है, और ये इसमें आघातवर्धता और तन्यता का भी गुण नहीं होता है। इसको हम लोग अधातु बोलते हैं ना, बीच में लाइन लगा देते हैं। और उपधातु क्या होता है? उपधातु की वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता हो, है ना। वैसा तत्व जिनमें धातु एवं अधातु, वैसा तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों का गुण पाया जाता हो, दोनों का गुण पाया जाता हो तो उसे उपधातु कहते हैं, ठीक है, उसे उपधातु कहते हैं। जिसमें दोनों का गुण पाया जाएगा, धातु का भी और अधातु का भी, तो उसको हम लोग उपधातु कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गया धातु का, अधातु का और उपधातु का। और ये जो उपधातु 7 है ना, इससे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन उपधातु नहीं है, और आपको पहचान करना है, ठीक है, कि कौन कौन उपधातु होता है, कौन कौन नहीं होता है, ठीक है। तो उपधातु जो 7 है ना, इस 7 अगर आप याद कर लोगे तो आप आसानी से ये पहचान सकोगे कि कौन उपधातु है और कौन नहीं है। तो कौन कौन उपधातु है 7 गो, तो मैं यहां पर लिखता हूं। एक है टेल्यूरियम, Te। 2 नंबर में पोलोनियम, Po। आर्सेनिक, As। एंटीमनी, Sb। जर्मेनियम, Ge। सिलिकॉन, Si। ये संकेत लिख रहे हैं बगल में। और 7 नंबर में हो गया बोरॉन, B। ये 7 उपधातु है जो कि आपको याद होना चाहिए। टेल्यूरियम, पोलोनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन।
ये 7 उपधातु है और परीक्षा में क्या करता है कि 4 ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से कौन उपधातु नहीं है, तो 3 इनमें से रहेगा, एक नाम अलग रहेगा। तो इसलिए ये 7 नाम याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये याद रखने में थोड़ी कठिनाई होगी तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, है ना। तो ट्रिक जो है, क्या है इसका ट्रिक, आप जो है ना ये इस तरह से कि टीपो, यहां पर देखिए टीपो, ये हो गया टीपो, उपधातु को याद रखने का ये ट्रिक है। टीपो, गधा का अंग्रेजी क्या होता है, ASS, इसका मतलब गया गधा। अब B फॉर होता है बेवकूफ, इसके साथ ही बी लगाना है, थोड़ा ध्यान रखना है ना। टीपो, ASS मतलब गधा, B फॉर बेवकूफ, जैसी, GESI जैसी, B फॉर बटन, मतलब टीपो गधा बेवकूफ जैसी बटन। अब दो दो का जोड़ा लगा दो, TEPOASSB GESI और B। तो इस तरह से आप देखो 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 जो है उपधातु है ना, ये 7 उपधातु है। TE से क्या हो गया, TE से हो गया आपका, यहां पर देखो यही चीजें यहां पर भी मैं देखो लिख दिया, टीपो, ASSB तो गधा बेवकूफ जैसी बटन, है ना। यहां पर TE से हो गया टेल्यूरियम, टेल्यूरियम, ये PE से हो गया पोलोनियम, पोलोनियम, और AS से हो गया आर्सेनिक, और ये SB से हो गया एंटीमनी, और GE से हो गया जर्मेनियम, और SI से हो गया सिलिकॉन, और B फॉर हो गया बोरॉन। तो ये 7 उपधातु है जो आप इस ट्रिक पर जो है इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब ये कि सर ये उपधातु जो है इसका आखिर उपयोग क्या है ना। देखो ये जो उपधातु है ना, इसका उपयोग मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, रेडियो हो गया, उसके निर्माण में जो है इन सभी जो उपधातु है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो उपधातु कितने हैं टोटल, 7 हैं। परिभाषा है वैसा तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे उपधातु कहते हैं, है ना। और 7 कौन कौन उपधातु है तो वो भी यहाँ लिखा हुआ है, और ये ट्रिक है, आप लोग इसको अलग से नोट भी कर लीजिएगा, मैं फिलहाल इसको अभी मिटा रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं कि धातु, है ना, ये धातु है, ये धातु है। धातु तो चूंकि बहुत सारा है, लगभग 90 के आसपास है, मतलब 90 प्लस है धातु जो है, ये लगभग 90 प्लस है। तो उतना सारा धातु का यहाँ उदाहरण में लिखना तो पॉसिबल नहीं है, मैं कुछ लिखता हूं, है ना, कुछ उदाहरण में लिखता हूं। जैसे 1 नंबर में लिख दिए लोहा, ये धातु है ना, और मनुष्य के द्वारा सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला धातु भी लोहा ही है। दूसरा हो गया एल्युमिनियम, ये भी धातु है, एल्युमिनियम Al, ये भी धातु है। तीसरा हो गया कैल्शियम, और ये कैल्शियम धातु जो है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा यही धातु है कैल्शियम, कैल्शियम हो गया। सोना हो गया जिसका संकेत Au होता है, और चांदी हो गया, चांदी को बोलते हैं हम लोग Ag। उसके अलावा जो है जस्ता हो गया जिसका संकेत होता है Zn। तो ये सब जो है, ये सब जो है ये तत्व है ना। इसके अलावा एक जो है सोडियम, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, सोडियम हो गया, तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जिसके लास्ट में यम 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 आएगा ना, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, तो समझिए कि ये धातु ही है ना। तो ये लोहा है
एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोना, चांदी, जस्ता, सोडियम, ये सब जो है धातु का उदाहरण है। अगर आपसे अब पूछे कि भाई धातु का क्या उपयोग है दैनिक जीवन में, तो बताओ। अगर आपको ये सब मालूम रहेगा कि ये सब धातु है, तो इसका तो बहुत सारा उपयोग आप लिख सकते हो। जैसे लोहा का कितना उपयोग है बताइए, है ना, लोहा का कितना उपयोग है। जैसे मकान बनता है तो उसमें भी सरिया का प्रयोग किया जाता है, वही तो लोहा है। और वाहन का जो निर्माण होता है, चाहे ट्रेन हो, ट्रक हो, बस हो, उसमें लोहा है। आपके घर में जो पंखा चल रही है उसमें भी लोहा है। आप जिस चौकी पर या टेबल पर आप, है ना, कुर्सी बैठे हुए हैं, वो भी, उसमें भी कांटी लगा हुआ है, वो भी लोहा है। हम लोग तो लोहा से घिरे हुए हैं, इतना सारा लोहा का उपयोग है। तो जो लोहा का उपयोग है वही धातु का उपयोग हो गया। अब ये एल्युमिनियम देखो, एल्युमिनियम से वायुयान जो होता है ना, एरोप्लेन, वो एल्युमिनियम से ही बनाया जाता है। और एल्युमिनियम से ही खाना पकाने वाला बर्तन भी बनता है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो, उसमें जंग नहीं लगता है। और ये कैल्शियम जो है मानव के शरीर में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा यही धातु है जो हड्डी में होता है। फिर सोना का उपयोग, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में होता है। तो आभूषण बनाने में, वायुयान बनाने में, भवन बनाने में, हर जगह तो धातु का उपयोग है। तो ये जो है ये सब धातु का उदाहरण हो गया। इसके अलावा आते हैं अधातु का उदाहरण में। अधातु के बारे में ये कहा जाता है, आप लोग को भी, है ना, मालूम होगा, कभी जरूर पढ़े होंगे, सुने होंगे, कि जितने भी गैस है ना, जितना भी गैस है, सारा गैस जो है अधातु होता है। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। चाहे वह क्लोरीन गैस हो, हाइड्रोजन हो, या ऑक्सीजन गैस हो, या नाइट्रोजन हो, या हीलियम गैस हो, तो जितने भी गैस होता है वो अधातु होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कार्बन, है ना, ध्यान रखिएगा, आपको याद रखना है कार्बन, ये अधातु का उदाहरण है। दूसरा नंबर में आयोडीन, जो कि नमक में दिया जाता है ना, आयोडीन हो गया। फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इसके अलावे जो है ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन भी गैस है, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो जाएगा। ये सब जो है ये अधातु है। इसका संकेत लिख देते हैं, कार्बन सी, आयोडीन का आई होता है, फास्फोरस का पी होता है, सल्फर का एस होता है, क्लोरीन का Cl होता है, हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन का O होता है, नाइट्रोजन का N होता है। ऐसे तो आपको जनरली मालूम होगा कि जितने भी गैस हैं वो अधातु है। क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चारों तो गैस है, इसलिए आपको मालूम होगा कि ये चारों जो है कि अधातु है। ये तो ऐसे ही आप, है ना, जब इसका नाम लिया जाएगा क्लोरीन गैस तो बोल दोगे कि अधातु है। हाइड्रोजन गैस है, अधातु है। हीलियम गैस है, अधातु है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये क्लोरीन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये सब जो है गैस है, तो ये अधातु हो गया। ये सब गैस अवस्था में पाया जाता है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये गैसीय अवस्था में है। इसके अलावा जो है ना, ये कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, ये आपको याद नहीं रहता होगा, है ना, कि इसको कैसे याद रखेंगे। तो सिंपल आप ट्रिक याद रखिएगा कि कार्बन आईपीएस, है ना, कार्बन आईपीएस, आईपीएस ऑफिसर होता है ना, इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, तो यहां पर देखिए कार्बन आईपीएस, कार्बन आईपीएस, है ना, ये जो कार्बन है ये अधातु है। तो कार्बन आईपीएस ये हो गया आपका कार्बन, आई से आयोडीन, पी से फास्फोरस, एस से सल्फर, ये चारों जो है ये ठोस अवस्था में है। इसके अलावा एक और आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा ये पता नहीं यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यहाँ पर जो है ना ब्रोमीन हो गया एक। ठीक है, एक आप याद रखिएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन का संकेत होता है Br, ये जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है।
तो इस तरह से आप देखोगे कि जो अधातु होता है वो ठोस, गैस और द्रव तीनों अवस्था में होता है ना। जैसे ठोस, द्रव, गैस होता है ना अवस्था तत्व का, तो आपको मालूम होगा कि जो धातु है ना वो ठोस अवस्था में केवल पाया जाता है, गैस अवस्था में एक भी धातु नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और द्रव अवस्था में केवल एक वो धातु है जिसका नाम पारा है। तो पूरे 118 तत्वों में दो गो द्रव अवस्था में है, एगो धातु में जिसका नाम पारा है और एगो अधातु में जिसका नाम ब्रोमीन है। तो धातु जो है वो ठोस ही होता है। जैसे अगर 92 गो धातु है तो 91 गो ठोस अवस्था में है, मात्र एगो पारा या मरकरी है जो द्रव अवस्था में होता है। और अधातु जो है ये ठोस अवस्था में भी होता है, द्रव अवस्था में भी होता है और गैसीय, तीनों अवस्था में ये पाया जाता है। तो इसमें एक ही को द्रव होता है जो ब्रोमीन है। तो ये जो है अधातु का उदाहरण है, कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन। ये कार्बन हो गया। तो कहेगा सर इसका क्या उपयोग होता है? देखो कार्बन का उपयोग तो सबको मालूम है, कार्बन मतलब कोयला। कोयला का उपयोग किस में होता है बताइए? ईंधन के रूप में होता है। एक याद रखिएगा कि किस वस्तु में कार्बन है, कैसे पता करें? सिंपल याद रखिएगा, जो जलता है उसमें कार्बन है और जो बढ़िया से जलता है उसमें ज्यादा कार्बन है। बस सिंपल बात है। कोयला भी जलता है उसमें कार्बन है। तो कार्बन का उपयोग जो है ईंधन के रूप में होता है। और ये वाला आयोडीन है, इसका जो उपयोग है आपको पता होगा कि नमक में इसको आयोडीन मिलाया जाता है ताकि हम लोग आयोडीन युक्त नमक खाएंगे तो जो घेघा रोग होता है, गलगंड यहाँ पर जो निकल जाता है, ये रोग नहीं होगा। उसके अलावा जो है ये फास्फोरस है, सल्फर है, इसका भी उपयोग जो है दवाई बनाने वगैरह में होता है। ये क्लोरीन हो गया, इसका उपयोग जो है जल को शुद्ध करने में होता है। हाइड्रोजन है, इसका उपयोग खाद बनाने में। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर, याद करिए डॉक्टर में है ना, डॉक्टर जो है चिकित्सा के लिए भी इसका ऑक्सीजन का उपयोग करता है। नाइट्रोजन इसका उपयोग खाद बनाने में होता है। तो ये सब जो अधातु है इसका भी कुछ न कुछ उपयोग है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर अधातु का उपयोग पूछ ले आप लिख दीजिएगा, इस सब का उपयोग थोड़ा दिमाग में रख करके खाद बनाने में, ईंधन के रूप में, नमक में है ना आयोडीन में रहता है ना, और चिकित्सा के लिए ये सब है ना, जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस जो अधातु है उसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार है ना, उम्मीद है कि आप लोग धातु, अधातु और उपधातु का जो है ये परिभाषा और इसका उदाहरण को ठीक से समझ पाए होंगे। तो एक बार जो है ना इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग कॉपी में नोट भी करते चलिएगा। हाँ तो हो गया। तो अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो धातु, अधातु और उपधातु है इसमें अंतर क्या है तीनों में। धातु में, अधातु में और उपधातु में क्या अंतर है। ऐसे तो धातु अधातु में अंतर परीक्षा में पूछा जाता है कि धातु और अधातु में क्या अंतर है, ठीक है। भौतिक गुणधर्मों के आधार पर या रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन हम लोग पहले देखेंगे कि धातु, अधातु और उपधातु ये तीनों में क्या अंतर है, ठीक है। अब जो हम लोगों का दूसरा प्रश्न होगा कि धातु, अधातु और उपधातु में क्या अंतर है, ठीक है। जो दूसरा नंबर का प्रश्न होगा ये होगा अपने लोगों का धातु, अधातु और उपधातु, ये तीन बात हो गया ना। धातु, अधातु और उपधातु ये तीनों में क्या अंतर है ना। ये तीनों में क्या अंतर है इसको थोड़ा ध्यान देना है। देखो धातु जो होता है इसका बाह्यतम जो कक्षा होता है, मतलब जो बाहरी कक्षा होता है उसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। धातु का जो बाह्यतम कक्षा होता है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होता है।
और अधातु का जो बाह्यतम कक्षा होता है, अगर आपको ये बाह्यतम कक्षा समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस क्लास में जुड़े रहिए, इसके है ना, इसको पढ़िए, है ना, अभी इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इसी चैप्टर में आगे, है ना, ये सारा हम आपको डिटेल से बताएंगे ये बाह्यतम कक्षा क्या होता है। अभी थोड़ा लेकिन ध्यान रखिएगा इस बार। धातु का बाह्यतम कक्षा में जो है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और अधातु का बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसमें इसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोई भी जो तत्व होता है, चाहे वो धातु हो या अधातु हो, उसको अष्टक पूरा करने के लिए 8 जो है इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। तो अब बताइए, ये 1 और ये 7 मिलकर 8 पूरेगा, तो बताओ ये अपना 7 इसको दे देगा या ये अपना 1 इसको दे देगा? तो चूंकि ये 7 है तो इसी से लेगा, तो अब देखो ये 1 लेकर के इसी से अपना अष्टक पूरा कर लेगा। देखो ये लिया, इसके पास 6 है, इसके पास 2 है, दोनों मिलकर 8 हो रहा है। तो अब बताओ 2 वाले को 6 देगा या 6 वाला ही 2 को ले लेगा, है ना? अब बताइए कि 6 वाला ही 2 को ले लेगा, तो 2 को जो है 6 वाला ही लेके अपना अष्टक पूरा कर लेगा। अब देखो ये 5 और ये 3 दोनों मिलकर के 8 हो रहा है, तो बताओ ये 5 इसके पास चल के 8 पूरा देगा या 3 इधर आएगा? तो ये ज्यादा है तो इसी को इधर ला लेगा, तो ये आ गया। तो एक चीज यहां नोटिस किए कि ये जो धातु है ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है त्याग देता है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? अधातु को दे रहा है। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जो धातु है, जो धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। देखो, है ना, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और अधातु क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ये अधातु जो है ना, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ना, अधातु जो है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। बोलिए इतना बात समझ में आ गया? धातु जो है देखो ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है, और ग्रहण कौन कर रहा है? अधातु। तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। अब यहां पर आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, अब बताओ जो त्याग कर रहा है वो धनात्मक होगा या जिसके पास आ रहा है वो धनात्मक होगा? है ना, आपके पास जवाब होगा कि सर जिसके पास आ रहा है उसके पास ज्यादा होगा तो वो धनात्मक होगा। नहीं, जो त्याग रहा है वो धनात्मक होता है, और जो ले रहा है वो ऋणात्मक हुआ, है ना, इसके पास ज्यादा है तब ना दे रहा है। तो ये जो है ये वैद्युत धनात्मक होता है और ये वैद्युत ऋणात्मक होता है। मतलब धातु जो है ये वैद्युत धनात्मक होता है और ये वैद्युत ऋणात्मक होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो ये धनात्मक हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ये ऋणात्मक हुआ। उपधातु में आपको पता है कि धातु और अधातु का दोनों का गुण होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करता है ना, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करता है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करता है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करता है ना। बस ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करता है। एक अंतर आपका ये हो गया, ठीक है। और दूसरा अंतर क्या होगा, अब आप लोग दिमाग लगाओ, ठीक है। धातु और
अधातु में उपधातु में क्या अंतर होगा। तो कहेगा सर ये जो धातु होता है, अभी हम लोग क्या देखे थे, धातु सुचालक होता है, क्या होता है ना, ये जो है उष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का, यानी इसमें जो हीट है ना एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंच जाता है। अगर एक पार्ट में हीट लगाएंगे या करंट देंगे दूसरे पार्ट तक पहुंच जाएगा। और अधातु में क्या होता है कि एक पार्ट से हीट या करंट जो है दूसरे पार्ट तक पास नहीं करता है, ठीक है ना, ये कुचालक होता है। तो ये धातु जो है ये क्या होता है, सुचालक होता है, उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। और अधातु जो है उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। सुचालक मतलब हुआ कि हाँ भाई एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है, हीट जा रहा है, करंट जा रहा है। और कुचालक का मतलब हुआ कि बिल्कुल नहीं जा रहा है। और अर्धचालक में है कि हाँ आधा सुचालक और आधा कुचालक है ना, इस प्रकार से। तो ये जो है उपधातु जो होता है ये अर्धचालक होता है, न पूरा कुचालक न पूरा सुचालक, ये अर्धचालक होता है। तो ये दो अंतर आपको थोड़ा ये धातु अधातु और उपधातु में आपको याद रख लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो धातु अधातु उपधातु है इसकी थोड़ी थोड़ी बातें आपके दिमाग में आ रहा होगा। अभी बहुत कुछ नहीं आया होगा, अभी है ना, क्लास की अभी तो शुरुआत हुई है ना, बहुत सारी चीजें अभी धातु अधातु के बारे में बाकी, लेकिन जितना अब तक में क्लास हुआ ये आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं यहाँ जो ये चैप्टर है ना धातु अधातु, इससे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम में बनता है। अब जो है तीसरा नंबर में आप लोगों को नोट करना है इंपॉर्टेंट, है ना, इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव धातु अधातु से, है ना, कुछ जानकारी होना बहुत जरूरी भी है, कुछ ऑब्जेक्टिव। जैसे आपसे पूछेगा कि धातु जो होता है वो तो कठोर होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर 92 धातु है तो 92 धातु में से 91 धातु ठोस है। तो क्या ठोस मतलब क्या इतना हार्ड है कि वो कटेगा नहीं चाकू से, लेकिन नहीं, जितना भी धातु है ना वो एक समान प्रकार का ठोस नहीं है। जैसे लोहा और एल्युमिनियम काफी ठोस होता है और उतना ठोस सारी धातु नहीं है। हाँ धातु सभी धातु ठोस होता है, लेकिन सभी धातु की जो ठोस अवस्था है ना वो उसमें भिन्नता होता है, कुछ मुलायम भी होता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा परीक्षा में कि तीन ऐसे धातु है ना जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। तीन ऐसे धातु का नाम बताना है जिसको चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। तीन ऐसे धातु जिसको चाकू से काट सकते हैं, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। तो तीन ऐसे धातु का नाम बताओ जिसको चाकू से काट सकते हैं। तुम कहोगे सर धातु धातु तो वो ठोस होता है, उसको चाकू से कैसे काट सकते हैं। मैंने क्या कहा, धातु ठोस होता है लेकिन सभी धातु एक बराबर ठोस नहीं होता है। कुछ धातुएं जो है ना थोड़ा मुलायम भी होता है। जैसे एक होता है सोडियम, सोडियम जिसको हम लोग बोलते हैं Na, और एक होता है पोटेशियम, पोटेशियम के, और एक होता है लिथियम Li, ठीक है। ये तीन ऐसा धातु होता है जो इतना मुलायम होता है कि इसको आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। ये इतना मुलायम होता है कि इनको आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इन तीनों धातु को आप चाकू से काट सकते हैं। तो आपको ट्रिक याद रखना है कि कैसे कौन सा तीन धातु है जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है नकली, कि हाँ भाई जो नकली धातु होगा ना उसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। नकली से हो गया, इसका मतलब हुआ कि Na का मतलब हो गया सोडियम, और K का मतलब हो गया पोटेशियम, और Li का मतलब हो गया लिथियम। यानी तीन ऐसे धातु हैं जो मुलायम होता है
क्षारीय धातु है जिसको चाकू से काट सकते हैं वो है नकली। नकली मतलब Na मतलब सोडियम, K का मतलब पोटेशियम और Li का मतलब लिथियम। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ऐसा क्षारीय धातु है ना, जिसको चाकू से काटा जा सकता है। और ये जो तीनों है ना, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, जब आपको हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे है ना, आधुनिक आवर्त सारणी जब पढ़ोगे उसमें ये जो है वर्ग एक में आएगा, है ना। पीरियोडिक टेबल में ना 18 वर्ग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वर्ग एक का तत्व है तीनों, ठीक है। और ये वर्ग एक के तत्व को जो है क्षारीय धातु कहा जाता है ना। वर्ग एक के तत्व को जो है क्षारीय धातु कहा जाता है। तो इसका मतलब है ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि तीन ऐसे क्षारीय धातु का नाम बताओ जिसको चाकू से काटा जा सकता है ना। तो वही सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, है ना, ये तीन होगा। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि तीन ऐसे धातु का नाम बताओ जिसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, यानी मिट्टी तेल में, है ना। मिट्टी तेल बोलो या केरोसिन तेल बोलो। तो केरोसिन तेल में डुबोकर रखने वाला धातु। ऐसे तो ज्यादा प्रश्न जो है ये केरोसिन तेल में डुबोकर रखने वाला धातु में सोडियम पूछता है कि भाई सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है ना। ये जो सोडियम है इनको जो है सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो सोडियम है ना ये अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। अगर आप इसको ऐसे खुली वायु में छोड़ दोगे तो इसमें तुरंत आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको जल में डुबो कर रखता है। और ये जल में घुलता भी नहीं है और जल से किसी प्रकार कोई अभिक्रिया भी नहीं करता है, सुरक्षित भी रहता है, इसलिए जल ठीक है और उस जल में इसको डुबो कर रखता है ना। तो सोडियम के अलावे ये पोटेशियम और लिथियम, है ना, पोटेशियम और लिथियम को भी जो है मिट्टी तेल में डुबोकर रखा जाता है। मतलब जो तीन क्षारीय धातु पड़े थे ना जिसको चाकू से काटा जा सकता है, तो वो तीनों को केरोसिन तेल में भी डुबोकर रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में, एकदम फ्री स्टेट में, है ना, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु यानी किसी से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे एक तो आप जानते हैं सोना क्या होता है, उस पर जंग नहीं लगता है, वो मुक्त अवस्था में रहता है। वो पर्यावरण या वायु जो है, मतलब अगर आप खुली वायु में उसको छोड़ दोगे तो वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये एक जो है सोना हो जाएगा जिसका संकेत Au होता है। और एक आपको याद रखना है प्लेटिनम, ठीक ना, प्लेटिनम जो है यानी Pt, ये दो धातु है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आपको इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अभी आपसे कहा था कि 118 तत्व होता है और 118 तत्व में दो ही तत्व है जो द्रव अवस्था में होता है, एक धातु में है और एक अधातु में है। तो धातु कौन है ना, तो एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है पारा, यानी जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं, ठीक है, पारा यानी मरकरी। और एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में होता है उसका नाम है ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन, है ना। ये एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है। तो अच्छा आप लोग बताओ, ये जो पारा यानी मरकरी है इसका संकेत क्या होता है? ठीक है, पारा यानी मरकरी जो है इसका संकेत क्या होता है? ठीक है, तो सर Ag, अरे भाई Ag मतलब AK-47, ये तो चांदी का हो गया है ना, 47 यानी 47।
ये चांदी का है। ये जो पारा है ना, पारा का जो है ये Hg होता है ना, याद रखिएगा। Hg जो है ये मरकरी या पारा का संकेत होता है और इसका परमाणु संख्या जो है 80। और ब्रोमीन का जो संकेत होता है वो Br होता है और इसका परमाणु संख्या होता है 35। ठीक है, ये बात आपको मालूम भी होगा। अब हम लोग आते हैं उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। ठीक है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक, उष्मा का सबसे अच्छा चालक, इसका मतलब यह हुआ कि उष्मा देने पर कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें उष्मा देने पर तुरंत, है ना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पूरा फैल जाता है। तो सबसे अच्छा चालक कौन है, तो आपको याद रखना है सिल्वर तथा कॉपर। ठीक है, सिल्वर तथा कॉपर ये उष्मा का जो है सबसे अच्छा चालक है। अब आप याद करोगे सिल्वर और कॉपर, और परीक्षा में आ जाएगा चांदी और तांबा, तुमको लगेगा कि ये क्या हो गया। देखो सिल्वर को ही चांदी बोला जाता है ना, और जो चांदी हो गया, और कॉपर और तांबा जो है ये एक ही बात है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है ये सिल्वर और कॉपर है, मतलब चांदी और तांबा है, ये उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, अच्छा बताओ सबसे हल्का धातु कौन है ना, सबसे हल्का धातु। और 8 नंबर में आपको बताना है सबसे भारी धातु कौन सा है। ठीक है, सबसे भारी धातु कौन सा है, सबसे भारी धातु और सबसे हल्का धातु ये आपको बताना है ना। देखो सबसे जो हल्का धातु होता है वो लिथियम होता है, Li, है ना, Li ये लिथियम हो गया। और जो सबसे भारी धातु होता है वो ऑस्मियम होता है। ठीक है, ऑस्मियम यानी OS हो गया। सबसे कठोर धातु कौन होता है बताओ, है ना, सबसे कठोर धातु। ये मैंने बताया ना कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला जो धातु है ये सोना और प्लेटिनम है। और ये जो प्लेटिनम दिख रहा है ना, ये सबसे हार्ड होता है। ठीक है, आप कहोगे कि सर प्रकृति में तो सबसे हार्ड तो हीरा होता है, हीरा धातु नहीं है ना। प्रश्न पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये है कि सबसे कठोर धातु कौन है, सबसे कठोर धातु कौन है। तो जब सबसे कठोर धातु पूछे तो इसमें आपको प्लेटिनम का नाम लेना है, यानी Pt, ये सबसे कठोर धातु है। लेकिन अगर प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तब आप हीरा का नाम लेना। देखिएगा सर, हीरा जी, कार्बन है ना, कार्बन, कार्बन अधातु है। और कार्बन का 3 अपरूप है ना, अलग अलग रूप है कार्बन का जिसको अपरूप बोलते हैं। तो 3 रूप है, एक हीरा वो कार्बन का ही रूप है, एक ग्रेफाइट है और एक फुलेरिन है। तो जो हीरा है वो बहुत कठोर पदार्थ होता है और हीरा का उपयोग ही होता है कांच काटने में, शीशा काटने में जो है उसी का उपयोग होता है। तो हीरा जो है वो प्रकृति का सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है। तो प्रकृति का सबसे अधिक 9 नंबर हो गया। 10 नंबर में इधर लिख देता हूं कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ, है ना, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा वो हीरा है ना, ये हीरा है। ठीक है, जैसे कार्बन है ना, कार्बन के 3 अपरूप होता है, एक होता है हीरा और एक होता है क्या, ग्रेफाइट, और एक होता है फुलेरिन, एक होता है फुलेरिन। तो अब बताओ, तो ये हीरा भी क्या हो गया, अधातु हो गया, ग्रेफाइट भी क्या है, अधातु है, फुलेरिन भी क्या है, अधातु है। यदि कार्बन अधातु है और इसी का रूप है ये सब, तो ये सब भी अधातु हो गया। तो ये हीरा जो है ना अधातु है। और यहाँ पर प्रश्न था कि सबसे कठोर धातु कौन है, तो इसीलिए प्लेटिनम। और प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो वो आपका हीरा हो जाएगा, ये सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। चलिए तीसरा नंबर कंप्लीट हुआ। अब जो है चौथा नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि आघातवर्धता आघातवर्धता एवं तन्यता का क्या अर्थ है।
है ना, आघातवर्ध्यता एवं तन्यता का क्या अर्थ है। तो अभी हम लोग पीछे देखें, आघातवर्ध्यता का मतलब होता है कि जब धातु को पीट कर पतला चादर की तरह बना दिया जाता है तो उसको आघातवर्ध्यता कहते हैं, है ना। देखते हैं ना ट्रक सब में, बस सब में जो लोहा लगा रहता है एकदम चादर की तरह लगा हुआ रहता है ना। तो यदि हम लोग धातु को, जैसे लोहा भी एक धातु है, उसको हम लोग पीट कर पतली चादर की तरह बना देते हैं, तो जब किसी धातु को पीट कर पतली चादर की तरह बना दिया जाता है तो उसी को बोला जाता है आघातवर्ध्यता। हाँ, कुछ धातु में आघातवर्ध्यता का गुण ज्यादा होता है ना। कुछ धातु ऐसा होता है कि जिसको आप पीटोगे ना, थोड़ा सा भी है तो बहुत बड़ा एकदम चादर बन जाएगा, है ना। जैसे सोना और चांदी जो है, ये सबसे ज्यादा आघातवर्धीय धातु होता है। और तन्यता के बारे में आपको बताए थे कि कोई मत लीजिए तार है, मान लेते ये तार है और इसको खींच करके एकदम लंबा बना दिए, है ना। ये मान लीजिए धातु है और इसको खींच करके लंबा तार की तरह बना देंगे तो इसी को बोला जाता है तन्यता। तो इसका उत्तर ऐसे आपको लिखना है, पहला नंबर में आघातवर्धता। आघातवर्धता क्या होता है, ठीक है। आघातवर्धता क्या होता है, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है ना। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। इस गुणधर्म को ही आघातवर्ध्यता कहते हैं, है ना। इस गुणधर्म को ही आघातवर्ध्यता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु है ना। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्धीय, और सोना चांदी डबल है तो धातुएं है ना, यार धातुएं करती धातु। अब देखो ये आघातवर्धीय क्या होता है, कुछ धातुओं को पीट कर, अब हम बोलेंगे कि धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जाता है तो उसको आघातवर्ध्यता कहते हैं, और सभी धातुओं में आघातवर्ध्यता का गुण होता है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पढ़े पीछे कि पारा एक ऐसा धातु है, वो द्रव अवस्था में, बताओ उसको पीट पीट कर पतला चादर बना दोगे, वैसा नहीं होगा। तो सभी धातुओं में ये नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं सभी धातुओं में आघातवर्ध्यता गुण होता है ना। कुछ धातु क्या अधिकांश धातु में होता है ना, इसलिए यहाँ पर कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है, सभी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्योंकि पारा जो है ना वो द्रव अवस्था में, उसको पीट कर आप पतला चादर नहीं बना सकते। तो कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। मान लो ये आपके पास धातु है, मान लेते हैं ये लोहा आपके पास, ठीक है, Fe है, और इसको आप हथौड़ा से पीट पीट करके जो है इस तरह से पतला चादर बना दीजिएगा तो इसी को क्या कहा जाता है, आघातवर्ध्यता कहा जाता है। और सोना और चांदी जो है ये सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु है ना। ये सोना और चांदी अगर थोड़ा सा भी आपके पास है तो उसको पीट पीट करके आप जो है ना बहुत बड़ा चादर बना सकते हैं ना। इस सब लोहा सब की तुलना में ज्यादा ये जो है कि पतला चादर के रूप में फैलेगा। तो सोना और चांदी जो है सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगला जो पॉइंट है अब तन्यता का, कि ये तन्यता क्या है ना। तन्यता क्या है, धातु के तन्यता क्या है ना। अगर इसका आप सिंपल परिभाषा लिखोगे ऐसे लिख सकते हो कि धातु को तार के रूप में खींच दिया जाता है तो इसे ही तन्यता कहते हैं, ऐसे लिख सकते हो। और एनसीईआरटी की भाषा में ऐसे लिखना पड़ेगा, धातु के
पतले तार के रूप में, पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को, है ना, पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को, ठीक ना, खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। यानी जब हम लोग किसी भी धातु को पतला तार के रूप में खींच देते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, तन्यता। जैसे ना एल्युमिनियम का तार होता है, कॉपर का तार होता है, तो उसको एकदम पतला तार के रूप में खींचते हैं ना, वो धातु है, उसमें तन्यता का गुण होता है, इसलिए हम लोग उसको जो है खींच पाते हैं। तो जैसे धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता, मान लीजिए ये आपके पास धातु है, इसको आप खींच खींच के ऐसे करके खींच करके पतला तार बना रहे हैं, तो ये इसी को क्या बोलते हैं, तन्यता को कहते हैं। और सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है, तो याद रखिएगा सोना होता है ना, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। पैराग्राफ चेंज करके इसमें आप लिख सकते हो कि सोना सबसे अधिक तन्य धातु है ना, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। इसका मतलब ये हुआ कि कई सारे धातुओं को खींचकर हम लोग तार बना सकते हैं, बट सोना जो है ये अधिक तन्य है। इसका मतलब हुआ कि थोड़ा सा सोना से हम लोग बहुत लंबा तार बना सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, और 1 ग्राम सोना से, है ना, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा, है ना, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा। अब सोचो 1 ग्राम सोना कितना कम हुआ, उससे हम लोग 2 किलोमीटर लंबा, है ना, 2000 मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया आघातवर्धता और तन्यता का क्या अर्थ है। तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। आघातवर्धता देकर के डैश दीजिएगा। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकती है, इस गुणधर्म को ही आघातवर्धता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है। तो कहेगा सर हमको ये याद नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सीधा याद रखिएगा, जब धातु को हथौड़ा से पीट कर पतला चादर बना दिया जाता है तो उसे ही आघातवर्धता कहते हैं। और तन्यता के लिए क्या है, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। यानी धातु को जब पतला तार के रूप में खींचा जाता है तो उसको ही तन्यता कहा जाता है। और सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए इसको छाप लीजिएगा कॉपी में आप लोग। अब हम लोग आते हैं आगे 5 नंबर में, है ना। अच्छा बताइए, खाना बनाने के लिए कौन से धातु के बर्तन का उपयोग किया जाता है ना। आपके घर में जैसे खाना बनता है तो जो हंडी है या जो कढ़ाई है वो सब आप किसका रहता है, बोलिए। कहेगा सर एल्युमिनियम का रहता है ज्यादा। बताओ एल्युमिनियम का क्यों रहता है, क्या कारण है उसका, है ना। तो खाना बनाने वाले बर्तन में किस धातु का उपयोग किया जाता है, एक धातु का नाम लिखना है और क्यों किया जाता है ये भी बताना है ना। किस धातु का उपयोग 5 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है 5 नंबर ही हुआ ना। हाँ, किस धातु का उपयोग, किस धातु का उपयोग खाना बनाने वाले, किस धातु का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए होता है ना। किस धातु का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए होता है, और क्यों। तो आपको जो है ना कोई एक धातु का नाम बताना है जिसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए होता है। तो अपने लोगों के घरों में क्या है कि एल्युमिनियम का ही बर्तन का प्रयोग होता है। जैसे कढ़ाई जो है ना, जो लोहिया होता है, हंडी होता है, तो एल्युमिनियम का उपयोग होता है।
तो कहेगा सर एल्युमिनियम का बर्तन बनाने में एल्युमिनियम धातु का उपयोग किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? लोहा भी तो है, इसका भी तो बन सकता है। दरअसल क्या है कि लोहा में क्या होता है कि जंग पकड़ लेता है ना, लोहा में जंग लग जाता है। तो लोहा और एल्युमिनियम में सबसे बड़ा फर्क ये है कि लोहा को अगर आप खुली वायु में रख दीजिएगा, लोहा के बर्तन को, तो वो ऑक्सीजन से जो अभिक्रिया करेगा तो इसके ऊपर जो है क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, लोहा में जंग लग जाएगा। लेकिन एल्युमिनियम क्या है कि एल्युमिनियम को आप ऐसे अगर खुले में रख दीजिएगा तो एल्युमिनियम क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच बना लेता है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, जिसके कारण इसमें जंग लगता ही नहीं है ना। तो ये खासियत है एल्युमिनियम में, है ना। और लोहा में जो है कि ये जंग लग जाता है और एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। एक तो ये हुआ कि ये संक्षारित नहीं होता है, संक्षारित नहीं होता है इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जंग नहीं लगता है ना। संक्षारित नहीं होता है इसका मतलब है कि इसमें जंग नहीं लगता है। और दूसरा कारण ये है कि ये जो है ना ऊष्मा का सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक। अब बताओ जो बर्तन या जो धातु ऊष्मा का सुचालक नहीं रहेगा उसका उपयोग तो खाना बनाने में हो ही नहीं सकता है। ऊष्मा का सुचालक मतलब हुआ कि एल्युमिनियम का बर्तन में ताव दोगे ना तो पूरा, किसी एक हिस्से में दोगे तो पूरा हिस्सा हीट हो जाएगा। तो ये दो गुण, एक तो ये संक्षारित नहीं होता है, दूसरा ये ऊष्मा का सुचालक होता है, तीसरा ये जो है ना हल्का भी होता है ना, एक ये कारण भी है, हल्का भी होता है और सस्ता भी होता है। हल्का एवं सस्ता, तो आप कहोगे कि सस्ता, जी सोना के दाम में तो नहीं ना मिलता है, हल्का सस्ता ही है। तो ये कुछ कारण है जिसके वजह से एल्युमिनियम के बर्तन का उपयोग जो है हम लोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में करते हैं। तो प्रश्न आपका ये है कि किस धातु का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए होता है और क्यों? तो उत्तर में लिखना पड़ेगा कि एल्युमिनियम धातु का उपयोग, है ना, इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हो कि एल्युमिनियम, एक धातु का नाम बताना तो एल्युमिनियम लिख देना, है ना। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम धातु का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन, एल्युमिनियम धातु का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए होता है, बर्तन बनाने के लिए होता है। और उसमें पूछा है क्यों होता है, तो लिखना है कि क्योंकि यह मतलब एल्युमिनियम संक्षारित नहीं होता है, संक्षारित नहीं होता है और ऊष्मा का सुचालक होता है। ये दो बात भी आप लिख दोगे तो हो गया, है ना, ऊष्मा का सुचालक होता है। ये आपको थोड़ा सा, है ना, ध्यान रखना है। बस इतना बात लिख दो कि भाई खाना बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है, तो एल्युमिनियम का होता है। क्यों होता है, तो क्योंकि वो संक्षारित नहीं होता, संक्षारित मतलब उसके ऊपर में जंग नहीं लगता है और वो सस्ता होता है, हल्का होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग होता है। एक क्वेश्चन और, ध्वनिक क्या होता है ना, ध्वनिक या सोनोरस, ये क्या होता है? तो अभी हम, है ना, आगे इस चैप्टर में पढ़ाएंगे कि धातु का गुणधर्म है ये, कि धातु में ये गुण होता है, सोनोरस का गुण होता है, धातु में ध्वनिक का गुण होता है, लेकिन अधातु में नहीं होता है। तो आखिर ये सोनोरस और ध्वनिक क्या है? जैसे कोई ठोस चीज लेकर के आप धातु में मारोगे तो वो आवाज करता है, तो उसी आवाज, है ना, उसी को सोनोरस कहा जाता है। जैसे स्कूल में आप देखेंगे, स्कूल में घंटी रहता है, उसको आप हथौड़ा से जैसे पीटते हो तो कैसे आवाज करता है, टन टन आवाज करता है ना, तो उसी को सोनोरस कहा जाता है। ऑक्सीजन धातु है, नाइट्रोजन धातु है, हथौड़ा से मारोगे तो वो आवाज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो धातु में ये गुण होता है कि जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो उससे एक आवाज निकलती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनिक या सोनोरस बोलते हैं। तो ये जो आवाज है ना, आवाज जो है
ये केवल धातु में ही संभव है, अधातु में नहीं होगा। मतलब ये ध्वनिक का जो गुण है सोनोरस का, ये केवल धातु में होता है। तो याद रखना है कि धातु में कठोर सतह से टकराने पर, धातु में कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है। ठीक है, धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, जिसे ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं, जिसे ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्कूल का जो घंटी होता है ना, तो वो धातु का क्यों बनाया जाता है? तो सिंपल बात है कि धातुओं में सोनोरस का गुण होता है, इसलिए स्कूल का घंटे धातुओं का बनाया जाता है ना। अगर घंटी में यानी धातुओं में अगर सोनोरस का गुण नहीं रहे तो हथौड़ा लगे कितनों पीटेगा तो आवाज निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो धातुओं में क्या होता है बोलिए? धातुओं में सोनोरस का गुण होता है। आप पैराग्राफ चेंज करके इस जगह पर आप इसमें सोनोरस में लिख सकते हो कि धातु में, नीचे लिख देते हैं ना, स्टार में ये बात नोट कर लीजिएगा कि धातु में सोनोरस का गुण होता है, ध्वनिक का गुण होता है, इसलिए धातु में सोनोरस का गुण होता है, इसलिए स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है ना, धातु की बनी होती है, इसलिए स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है ना। सिंपल एक बात याद रखना है कि धातु में सोनोरस का गुण होता है, इसलिए स्कूल की घंटी जो है ये धातु की बनी होती है। तो यहाँ से जो है इस क्लास में 6 जो है ना नंबर तक हम लोग पहुंचे, 6 नंबर तक। जो क्लास थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए अब अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग धातु के भौतिक गुणधर्म है ना, अधातु के रासायनिक गुणधर्म, अधातु का भौतिक गुणधर्म, अधातु का रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु धातु में अंतर, और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु अधातु में अंतर, ये सब हम लोग जो है अगले पार्ट में देखेंगे। 3-4 पार्ट होगा है ना, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज यहीं तक इस क्लास में रहने देते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।